हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। ये पर्टिकुलर सीरीज जो है ये जीके एंड जीएस के डोज के नाम से मैंने स्टार्ट करी है और इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर हम डेली कुछ एमसीक्यूज करेंगे और ये एमसीक्यूज जो हैं ये बेस्ड रहेंगे आपके पीवाईक्यूज पर। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन पर बेस्ड रहेंगे और इस सीरीज के अंदर हम जितने भी आपकी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं either for the polity, history, ecology, environment and economics, science, करंट अफेयर, इवन करंट अफेयर, इन सभी हिस्सों के जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं और जो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को डेली बेसिस पे हम यहाँ पर कवर करेंगे। और ये पर्टिकुलर हम वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे बेसिकली। यहाँ पर मैं बात करूँ अगर जो कि आपके वन लाइनर एग्जाम्स हैं जो भी रिसेंटली आने वाले हैं, जैसे CSIR का है या यूपी के कुछ एग्जाम्स हैं, यूपी की कई सारी वैकेंसीज आई हैं या अदर स्टेट एग्जाम्स, उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और साथ ही साथ हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी करेंगे जो स्टेटमेंट बेस्ड हैं, जो PCS लेवल, PSC लेवल या UPSC लेवल में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, पार्ट 1 की। ठीक है। आई होप सो आप सभी को मेरी ये पर्टिकुलर सीरीज पसंद आए। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एल्प माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। देखिए क्वेश्चन को मैंने सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में लिया है। हिंदी लैंग्वेज में लेने में थोड़ा सा मतलब एक्चुअली टाइम टेकिंग मेरे को थोड़ा सा प्रोसेस लग रहा था और फिर मैं कई बार डिसकंटिन्यू कर देता हूँ पर्टिकुलर सीरीज को, दैट्स वाई। इस वजह से मैं सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन को, बट हाँ मैं एक्सप्लेन करूँगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स होगी, बेसिकली इंग्लिश में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एल्प्स माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। तो ये किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है? ये आपका है कहाँ पर? यूरोप के अंदर। ठीक है। ऑप्शन ए है यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं मैप में कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो कहाँ पड़ता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एल्प्स माउंटेन, ये रहा। ठीक है। ये है एल्प्स माउंटेन। आपको कुछ देखिए इंपॉर्टेंट माउंटेन सीरीज है इस पर्टिकुलर मैप में। इस पूरे वीडियो को आप थोड़ा सा पॉज करके ज़रूर कुछ सेकंड्स के लिए ज़रूर देखें, क्योंकि कई बार मैप्स में या माउंटेन रेंजेस की किस कॉन्टिनेंट में या किस कंट्री में है तो मैप देखने से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉकी माउंटेन्स है, इधर एंडीज है। ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में माउंटेन रेंजेस है, जिसको आप वीडियो को पॉज करके पूरा देख सकते हैं। Which country recommend the principle governing of grant aid of the revenue of the state out of the consolidated fund of India? ठीक है। कौन सी वो अथॉरिटी है वो ये कहती है बेसिकली जो ग्रांट्स मिलते हैं, ग्रांड एड मिलते हैं, बेसिकली जो पैसा मिलता है स्टेट्स को। ठीक है। कहाँ से? जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। सिंपली आप ये समझ लीजिए जो केंद्र सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट जो पैसा देती है, मनी देती है किसको? स्टेट को। ठीक है। उनके एक्सपेंडिचर या उनके खर्चों के लिए। ठीक है। और कहाँ से देती है? अपने राजकोष से, जो केंद्र का राजकोष है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, वहाँ से देती है। तो वो कौन सी अथॉरिटी है जो इसको रिकमेंड करने का काम करती है, ये पूछा गया है सिंपली। तो यहाँ पर जो अथॉरिटी है वो है आपकी फाइनेंस कमीशन। ठीक है। फाइनेंस कमीशन ये काम करती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसे आप PAC, पैक के नाम से जानते हैं। अब ये क्या करती है? ये करती है कि भाई जो पैसा, मतलब जो मनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको दिया है? स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को या फिर किसको दिया है इन्होंने? सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफरेंट एजेंसीज को दिया है। ठीक है। एजेंसीज को दिया है ये। ठीक है। अब जिन जिन कामों के लिए इन एजेंसीज ने या इस गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मांगा, अब ये पैक क्या करती है? उन चीज़ों का रिव्यू करती है, उनकी समीक्षा करती है। ठीक है। और समीक्षा करती है कि भाई जिस चीज़ के लिए इन्होंने पैसा मांगा था, ठीक है, उस चीज़ को इन लोगों ने, उस पैसे के लिए जिस चीज़ के लिए मांगा वो चीज़ इन लोगों ने फुलफिल करी है कि नहीं करी है। तो बेसिकली एक तरीके से सिंपली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई आपके पेरेंट्स ने सपोज आपको 100 रुपीज़ दिए। ठीक है।
आपको 100 रुपीज़ ये क्यों दिए? क्योंकि आपने मांगा था कि भाई आपको कोई नोटबुक लानी है, सपोज नोटबुक खरीद के लानी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, वापस जो आपके पेरेंट्स हैं उन्होंने ये चेक किया कि भाई आपको जो पैसे दिए गए हैं उससे आपने पार्टी वार्टी तो नहीं कर ली, मतलब पिज्ज़ा बर्गर वगैरह तो नहीं खा लिया है ना, नोटबुक लाए हैं कि नहीं लाए हैं, मतलब जो बेसिकली जिस टास्क के लिए पैसा अलोकेट किया गया है उसको रेक्टिफाई या उसको रिव्यू करने का काम जो है वो करती है पैक, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आपको पता ही है। प्रेजेंट में अगर जो मैं बात करूं, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूं जनवरी 2024 में, कौन है प्रेजेंट टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर? वो है श्रीमती निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन, ठीक है। अब निर्मला सीतारमन जो है या जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो क्या होते हैं, इंचार्ज होते हैं ऑफ फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशन के और फाइनेंशियल पेनल्टीज, ठीक है, टू जो अफेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है इंटर स्टेट काउंसिल। अब इंटर स्टेट काउंसिल क्या है आपकी, ये एक कंसल्टेटिव बॉडी है। कौन सी बॉडी है, ये टर्म आपको ध्यान रखना है, कंसल्टेटिव बॉडी है, ठीक है। कंसल्टेटिव बॉडी है जिसका काम क्या है, या बेसिकली ये क्या करती है, ये ट्रैक करती है इन्वेस्टिगेशन या डिबेटिंग इश्यूज को, जो कि म्यूचुअली मतलब सिंपली ये समझ लीजिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार या दो राज्य सरकार या दो राज्य सरकार, दो या दो से ज्यादा राज्य सरकारों के बीच में जो व्यापार होता है या डिफरेंट टाइप की जो डिबेट्स हैं उनको सुलझाने का काम ये बेसिकली इंटरस्टेट काउंसिल करती है। तो यहां पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फाइनेंस कमीशन। द फेमस पोएट अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जो एक फेमस पोएट है, वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ ऑल, इन सभी के समकक्ष है, मतलब जब ये अमीर खुसरो हुआ करते थे तो वो किन किन राजाओं, ये जो सुल्तान हुआ करते थे, बेसिकली किंग हुआ करते थे अपने टाइम पर, तो उनमें से वो कौन सा किंग है जो नहीं था, ठीक है, किसके किसके टाइम पर थे किसके टाइम पर नहीं थे। तो यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो सबसे पहले देख लीजिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ये जो था सेकेंड रूलर था, सेकेंड रूलर था किसका, खिलजी डायनेस्टी का, ठीक है। और ये कब से कब तक था, ये था आपका 1296 टू 1316 के बीच में। गियासुद्दीन बलबन, ठीक है। और बेसिकली अगर जो हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, जब हम बात कर रहे थे तो ये अपनी मिलिट्री कॉन्क्वायर के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए और इकोनॉमिक पॉलिसीज, इन सभी चीज़ों के बारे में, मतलब उन सभी चीज़ों को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था अपने समय काल के अंदर। ये गयासुद्दीन बलबन, तो गयासुद्दीन बलबन जो है ये 9th सुल्तान था, किसका, 9th सुल्तान, ये भी आपको थोड़ा सा सीक्वेंस ध्यान रखना है, 9th था ये, सेकेंड था, ऑफ किस डायनेस्टी का, ये ममलुक डायनेस्टी, ममलुक डायनेस्टी का, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1266 टू 1287, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश, देखिए अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर भी अमीर खुसरो उनके दरबार में कोर्ट पोएट थे, और यहाँ पर गयासुद्दीन बलबन के टाइम पर भी थे, इल्तुतमिश के टाइम पर नहीं थे, ठीक है। तो क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इल्तुतमिश। ये दिल्ली सल्तनत का एक राजा हुआ करता था, ठीक है। अब यहाँ पर इल्तुतमिश की जब हम बात कर रहे हैं तो ये थर्ड रूलर था, क्या था, थर्ड रूलर था स्लेव डायनेस्टी का, स्लेव डायनेस्टी का थर्ड रूलर था, और 1211 से लेके 1236 के बीच में, ठीक है। देखिए इन तीनों एराज में, अभी चौथे एरा को भी देख लेते हैं, जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है ये 1290 से लेके 1296 तक, 1296, ठीक है। और इसे फाउंडर ऑफ दैट इज कुलिया डायनेस्टी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर इन सभी ईयर्स की बात करें टाइम पीरियड में, तो सबसे पहला वाला टाइम पीरियड आपका इल्तुतमिश का आता है, और बाकी ये जितने भी है 1296, 66 और 90, तो ये सारे जो टाइम पीरियड हैं ऑलमोस्ट एक ही एरा के हैं। तो उस टाइम पर अमीर खुसरो हुआ करते थे, उनके दरबार में कवि इल्तुतमिश के टाइम पर नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर। बायोफोर्टिफिकेशन, बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है, तो बायोफोर्टिफिकेशन होता है मेथड ऑफ
ब्रीडिंग क्रॉप टू इंक्रीज देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बायोफोर्टिफिकेशन इज अ मेथड ऑफ ब्रीडिंग क्रॉप टू इंक्रीज देयर न्यूट्रिशनल वैल्यूज। अब देखिए यहाँ पर एक चार्ट मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो बायोफोर्टिफिकेशन जो है प्लांट ब्रीडिंग के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग होगी, म्यूचुअल बेसिकली ब्रीडिंग होगी यहाँ पर। तो डिफरेंट मेथड, जेनेटिक होगा, टिश्यू कल्चर होगी, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो होते हैं ब्रीडिंग की जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डायग्राम आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉप्स, ये 4 क्रॉप्स दी गई हैं आपको, तो आपको बताना है इसमें से खरीफ क्रॉप कौन सी है। तो देखिए खरीफ क्रॉप की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कॉटन, ग्राउंडनट एंड राइस। दीज ऑल 3 आर द खरीफ क्रॉप। और ये आपकी जो है वीट, ये क्या है आपकी राबी क्रॉप है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर एक टेबल देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर अब देखिए क्रॉप्स के बारे में दिया गया है, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। अब देखिए सोइंग इन रेनी सीजन, तो खरीफ क्रॉप जो है जनरली कहाँ पर, जब बारिश का समय होता है, जो जून और सितंबर, ये जो मंथ है जून टू सितंबर का टाइम है, उस टाइम पर शो किया जाता है, मतलब उस टाइम पर उसकी बुआई होती है। और रबी क्रॉप जो है वो विंटर क्रॉप बेसिकली कहते हैं इसे, जो अक्टूबर टू मार्च के बीच में इसकी फसल होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल्स हैं, राइस, कॉर्न, सोयाबीन, शुगर केन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, दीज आर कॉल्ड एज अ खरीफ क्रॉप। ये नाम थोड़े आपको याद रखने हैं, थोड़ा सा कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं ये। एग्जाम्पल रबी क्रॉप की बात करें तो वीट, ओट, चिकपी, मस्टर्ड, आलमंड, ब्रोकली, तो दीज आर कॉल्ड एज अ रबी क्रॉप। सिंपली आप इससे अगर जो कंफ्यूजन हो कभी, तो रबी क्रॉप आप ये समझ लीजिए कि जो फसलें या जो क्रॉप्स बेसिकली आप ठंडी के टाइम पर या विंटर के टाइम पर आप देखते हैं मार्केट में, जैसे वेजिटेबल्स में भी बहुत सारी चीज़ें सर्दियों के टाइम पर आती हैं, तो वो बेसिकली आपकी क्या हो जाती हैं, रबी क्रॉप हो जाती हैं। ठीक है, मटर वगैरह जैसे हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ये किस चीज़ से रिलेटेड है? सो दिस इज रिलेटेड विद द removal of disqualification imposed on the Indian magistrate with regard to the trial of Europeans, that is option number C यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा नोट भी डाला है। जो आपका इल्बर्ट बिल है, इसका जो मेन उद्देश्य था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये कब आया था, बेसिकली 1883 के अंदर ये आता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, टू गिव पावर टू द इंडियन जजेस, इंडियन जजेस को पावर देना, एंड जो इंडियन जजेस एंड मजिस्ट्रेट थे उनको पावर देना टू ट्राई द ब्रिटिश ऑफेंडर्स। सिंपली आप ये समझ लीजिए कि जो इंडियन जजेस हुआ करते थे कोर्ट्स के अंदर, इंडियन जजेस जो होते थे, जजेस या मजिस्ट्रेट जो कोर्ट्स के अंदर हुआ करते थे, उनको यहाँ पर अधिकार दिया गया कि जो ब्रिटिश सिटीजन्स हैं, ब्रिटिश नागरिक हैं, और उन्होंने अगर कोई क्राइम किया है तो उनकी हियरिंग को जो एड्रेस करना या उनकी हियरिंग को ले सकते थे, उनको हियरिंग को या उनके खिलाफ जो है वो केसेस को देख सकते थे। ठीक है, तो ये अधिकार यहाँ पर एल्बर्ट बिल के अंतर्गत आता है। दिस वॉज एनेबल इंडियन जजेस टू ट्राई द ब्रिटिश ऑफेंडर्स इन क्रिमिनल केसेस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्रिमिनल केसेस को यहाँ पर देख सकते थे एल्बर्ट बिल के अंदर। तो बेसिकली दिस इज अ कंट्रोवर्शियल केस। बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे तो वो चाहते थे कि भाई, उनका तो मेन मुद्दा यही था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो, ब्रिटिशर्स की कोई भी चीज़ अगर जो होती है, कोई भी क्राइम किया उन्होंने, तो उसकी सुनवाई जो है वो ब्रिटिश कोर्ट के अंदर ही हो, उसके अंदर इंडियन जजेस ना हो। तो बट दिस वाज द कंट्रोवर्सी बेसिकली एट दैट टाइम। सो क्वेश्चन का यहाँ पर क्या है, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट विद रिगार्ड टू द ट्रायल ऑफ यूरोपियन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI लोकेटेड? बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोलकाता के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। और ये सेटअप कब होता है, इसकी शुरुआत जो है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की शुरुआत होती है 1887 के अंतर्गत। ठीक है, 1887 के अंदर। और मतलब इसका सेटअप तो तब होता है, बट ये से बेसिकली हम बात करें एज अ इंस्टीट्यूटेड, मतलब ये स्थापित उसके कुछ टाइम के बाद बेसिकली ये 1890 के अंदर ये इस्टेब्लिश हो जाता है, मतलब शुरुआत होती है और ये एज अ इंस्टीट्यूट ये बन के तैयार हो जाता है।
ठीक है। अंडर द जॉर्ज, एक डायरेक्टर से डायरेक्शन की बात करें, अंडर डायरेक्शन ऑफ द जॉर्ज किंग, ठीक है, जॉर्ज किंग की निर्देश पर या उनकी देख रेख में ये बनकर तैयार होता है इन कोलकाता के अंदर, ठीक है। अब ये इसका लोगो है, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा काम है कि ये जो लोगो है, लोगो में ये जो ट्री दिख रहा है, तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये ट्री किसका, इस ट्री का नाम क्या है, इस पेड़ का नाम क्या है। कई बार लोगों से कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लोगों के अंदर कौन सी एलिमेंट्स है, मतलब कौन से ट्री है, कौन से एनिमल है, या किस सिंबल का इस्तेमाल किया गया है, तो ये चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं। तो आपको इमेज में दिख भी रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें कि भाई ये कौन सा ट्री है। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्रास एलॉय, जो ब्रास एलॉय है उसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो देखिए, ब्रास का जो मेन एलॉय होता है वो होता है ये ब्रास, जो बेसिकली कॉपर, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक का एलॉय होता है। तो कॉपर और जिंक, दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। अब कॉपर और जिंक तो हो गया, इसके साथ में तो ब्रास की बात हो गई। अब हम कुछ और एलॉय के बारे में बात कर लेते हैं। एक होता है ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज किसका होता है, कॉपर और यहाँ पर टिन, एसएन होता है टिन का सिंबल, ठीक है। स्टील जो होती है, हम स्टील जो घरों में आपके बर्तन वगैरह भी होते हैं और भी बहुत सारे यूटेंसिल यूज करते हैं, तो ये आयरन का होता है और कार्बन का होता है, ठीक है। एंड देन इनवार, इनवार टेप, आपने ये नाम सुना होगा, इनवार टेप, ठीक है। तो ये आपका बना होता है आयरन, आयरन और निकल का, ठीक है। एंड यहाँ पर हम बात करें फ्यूज वायर, एक होता है फ्यूज वायर, फ्यूज वायर, ये किसका होता है, फ्यूज वायर होता है लेड का, पीबी, और टिन, एसएन का, ठीक है। तो दीज आर द कॉमन एलॉयज जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज, देखिए यहाँ पर आपको 1930 से लेके 1932 के बीच में, इन 3 सालों के अंदर आपको 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपको देखने को मिलती हैं। तो उसी में से जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, वो सक्सेसफुल नहीं हुई, क्यों, ठीक है। इसका आंसर बताता हूँ, उसके बाद हम थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल को एनालिसिस करेंगे। तो इसका जो मेन रीजन था वो ये था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, उन्होंने ये मांग रखी थी इस पर्टिकुलर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, बेसिकली जो डिप्रेस क्लासेस जो उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं, उनके लिए एक अलग से चुनाव की प्रक्रिया रखी जाए, इसके बाद डिमांड करी थी। जो उन लोग, जाहिर सी बात है, ब्रिटिशर्स देशवासियों के भले के लिए तो बात करेंगे ही नहीं, है ना। तो इसलिए ये बेसिकली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी, फेल हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब देखिए, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसके कुछ इश्यूज थे, कौन कौन से इश्यूज यहाँ पर उठाए गए थे वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला इशू था फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये बात कही गई थी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, प्रोविंस ऑफ सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजन आपको बनना है। माइनॉरिटीज के लिए काम करने की बात हुई थी। जो ये मुद्दे थे, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ये मुद्दे थे, सर्वे, डिफेंस सर्विस, फ्रेंचाइजीज, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेजिस्लेचर की तरफ, ठीक है। बी आर अम्बेडकर डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द अनटचेबल्स। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने वर्ड यूज किया है अनटचेबल, अनटचेबल वही है आपका डिप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये सेम चीजें हैं। तो ये भी एक मेन रीजन था जिसकी वजह से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो सक्सेसफुल नहीं रही थी, ठीक है। Tej Bahadur Sapru moved the idea of All Indian Federation and he was supported by the Muslim League and the princely state also support on this on the condition that their internal sovereignty is maintained, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या रहे हैं, मुद्दे रहे हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के। अब साथ ही साथ इसके साथ ना हम दो क्वेश्चंस को देखते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। तो हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 1930 फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत की तरफ से कौन गए थे, ये क्वेश्चन कॉमन है, कई बार आया है। अंबेडकर जी गए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना गए थे, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, सर मोहम्मद जफरुल्ला खान
और वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री, के.टी. पॉल, और ये बेसिकली की पार्टिसिपेंट मतलब इंपॉर्टेंट लोग हैं। इसमें देखिए बहुत सारे नाम तो शायद ना याद हो पाए, बट हाँ अंबेडकर जी और तेज बहादुर सप्रू ये तो रहेंगे ही रहेंगे। बाकी जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना और ये कुछ और नाम हैं, इनको जरूर ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कभी पूछा जाए आपसे। और दूसरा क्वेश्चन ये है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है, बट हो सकता है पूछा भी जाए ना भी जाए, बट कई बार रिपीट हो चुका है कि ऐसा कौन सा वो व्यक्ति है, कौन से वो व्यक्ति हैं ना, मल्टीपल हैं, तो कौन से वो व्यक्ति हैं जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। तो ये जो दो लोग हैं, इन्होंने तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड करी है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है। महात्मा गांधी, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कई बार आता है कि महात्मा गांधी ने कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था। महात्मा गांधी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1931 के अंदर, ठीक है, तो उसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे रिलेटेड विद द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैंने डाला है क्योंकि एग्जाम्स में कई बार ये सब चीजें पूछी गई हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको इन स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल की। ठीक है, ये कौन होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है, लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का, उससे रिलेटेड है। ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा, भाई इसका अधिकार है कि वो लोकसभा की कार्यवाही में अपना पार्टिसिपेशन कर सकता है। बी अ मेंबर ऑफ कमिटी ऑन द लोकसभा, ये मेंबर ऑफ कमिटी जो कमिटियां बनेंगी लोकसभा की उसका मेंबर भी होगा। वो लोकसभा की या राज्यसभा दोनों जगह अपनी बात को रख सकता है, कोई अपने विचार है या सुझाव है वो दे सकता है। वोट इन द लोकसभा, बट देखिए ये मेंबर है बट ही डू नॉट हैव एनी राइट टू वोट, जब कोई भी वोटिंग होगी तो वहां पर वोट नहीं कर सकता। ठीक है, तो बाकी तीनों पॉइंट तो यहाँ पर करेक्ट है विद रिलेटेड टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बट फोर्थ पॉइंट करेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब कुछ और फैक्ट्स हैं जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में है, उनको हम देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 76, भारतीय संविधान का आर्टिकल 76 के अंदर मेंशन है कि अटॉर्नी जनरल के बारे में दिया गया है कि वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होगा इंडिया का। उसके पास कुछ क्वालिफिकेशन होगी, जैसे कि वो इंडियन नागरिक होगा और उसने कंप्लीट कर लिया हो आइदर 5 साल वो हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है, किसी भी स्टेट भारत के किसी भी राज्य में एज अ जज, ठीक है, हाई कोर्ट के अंदर जज रह चुका हो, या फिर 10 साल तक हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट रहा हो, तो ये क्वालिफिकेशंस के अंदर आता है इसके। और या फिर वो इमिनेंट ज्यूरिस्ट रहा हो, ठीक है, किसकी नज़र में, प्रेसिडेंट की नज़र में। ठीक है, उसका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है, नो फिक्स टेन्योर ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये साल भर के लिए भी अपॉइंट हो सकते हैं, या कोई नया व्यक्ति आ गया है किसी ने पद छोड़ दिया तो दूसरा भी आ सकता है, कोई टाइम फिक्स नहीं है। टेन्योर इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 16th और एट प्रेजेंट जो है वो 16th अटॉर्नी जनरल आपके देश में हैं। ठीक है, और उनका नाम क्या है, आर, ये थोड़ा गैप होना चाहिए था, आर वेंकट रमन। ठीक है, और इन्होंने पदभार संभाला था 1 अक्टूबर 2022 से, और अभी जनवरी आ गया है 1 जनवरी 2024, तो अब तक ये बने हुए हैं अपने पद पर। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एट प्रेजेंट जो है कौन से अटॉर्नी जनरल या कौन से नंबर के अटॉर्नी जनरल आपके देश में है, तो ये आपको ध्यान रखना है 16th नंबर के। द डिमांड ऑफ तबगाज पीजेंट मूवमेंट इन बंगाल वॉज, अब ये जो पीजेंट मूवमेंट थी तबकाज, तो ये मूवमेंट किस चीज के लिए थी ये पूछा है यहाँ पर। तो दिस इज रिलेटेड विद द रिडक्शन ऑफ शेयर ऑफ द लैंड लॉर्ड फ्रॉम हाफ ऑफ द क्रॉप टू द 1/3। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये मूवमेंट बेसिकली आपका शुरू होता है 1946 टू 47 के बीच में, ये मूवमेंट होती है जिसके अंदर ये शुरू करी जाती है किसके द्वारा, किसान सभा के द्वारा। किसके द्वारा, किसान सभा के द्वारा ये मूवमेंट शुरू करी जाती है। इसमें क्या होता था कि जैसे कोई क्रॉप है वो किसी किसान ने उगाई, तो उसका जो आधा हिस्सा है, हाफ, ठीक है, जैसे 100 क्विंटल्स जो है वो वीट उगाया गया, ठीक है, वीट कह लीजिए। अब जैसे हम बंगाल की बात कर रहे हैं तो बंगाल में मोस्टली क्या होता है, राइस होता है। सपोज यहाँ पे राइस उगाया गया तो 100 क्विंटल्स का आधा मतलब 50 क्विंटल्स जो है वो जो लैंडलॉर्ड है वो ले जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मूवमेंट था कि भाई
ये जो हाफ है इसको क्या कर लिया जाए, 1/3 कर लिया जाए। तो मतलब यहाँ पर आप 33 क्विंटल्स जो है वो लैंडलॉर्ड को दे रहे थे, बाकी जो 67 क्विंटल्स के अराउंड जो राइस होगा वो किसको मिलेगा, जो किसान है जिसने ये उगाया है उसको मिलेगा। तो इस चीज को लेकर ये मूवमेंट हुआ करता था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सैफरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। सैफरन जो है बेसिकली स्टिग्मा एंड स्टाइल का हिस्सा है, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये एक ऐसा फूल होता है सैफरन, देखिए सैफरन को हिंदी में कहते हैं हम केसर, केसर, ठीक है। तो रेड कलर का आपने देखा होगा, होता है धागा जैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो एक फ्लावर है, आप यहाँ पर एक फ्लावर के अंदर ये पर्टिकुलर जो आपको रेड रेड से ये थ्रेड दिख रहे हैं, ये सिर्फ 3 ही पार्ट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ईच फ्लावर प्रोड्यूस ओनली 3 थ्रेड्स ऑफ स्टिग्मा, और जिसे बेसिकली आप कहते हैं सैफरन, ठीक है। और ये ओरिजिनली ओरिजिनेट होता है, सैफरन ओरिजिनेट कहाँ से होता है, एक अपने फ्लावर से, फ्लावर ही है ना। और इस फ्लावर को कहते हैं क्रोकस स्टेविया, दैट इज सेटवियस, ठीक है, कोकस सेटवियस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी। बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, अब देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, ये चीज पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये होती है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या फिर अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन जो कि यूज किया जाता है किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, ठीक है, इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए, ठीक है, फॉर मेटाबॉलाइजिंग या मेटाबॉलाइजिंग ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, या इन अदर टर्म्स में हम बात करें, ये होता है आपका अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, वो उतना डिसॉल्व अमाउंट का, उतना अमाउंट डिसॉल्व ऑक्सीजन का जो कि नीड है बाय द बैक्टीरियाज, किसके द्वारा, बैक्टीरियाज के द्वारा, फॉर डिकम्पोज करने के लिए, क्या करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए दी ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है, कहाँ पर, वाटर के अंदर, ठीक है। तो दिस वाज कॉल्ड एज अ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर जो बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है, ठीक है, इट रिक्वायर्स, इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, इसकी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ने से क्या होता है, लो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है उसकी रिक्वायरमेंट वो क्या हो जाएगी, अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। अब इसकी अवेलेबिलिटी कम होने से क्या हुआ, जो पॉपुलेशन है, सो नॉट पॉपुलेशन, दैट इज पॉल्यूशन, दैट इज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन जो है वो क्या हो गया, हाई हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। हाई पॉल्यूशन का कारण क्या है, ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसके लिए क्या होगा, जो बीओडी है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है ये वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट दी गई हैं और उनके फाउंडर्स कौन कौन हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले है आर्य समाज। आर्य समाज को शुरू किया था दयानंद सरस्वती जी ने। कब किया था, ये किया था 1875 के अंदर, ठीक है। और ये इस्टेब्लिश हुआ था बेसिकली, रिलेटेड था विडो री मैरिज एक्ट या चाइल्ड एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड इनका मेन फोकस था पर्टिकुलर इस समाज का। ब्रह्मो समाज जो है ये शुरू किया था राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। कब किया था, 1828 के अंदर, ठीक है। कहाँ पर, कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता के अंदर। वेद समाज जो है ये केशव चंद्र सेन और केशव चंद्र सेन ने शुरू किया था, और इन द टाइम पीरियड ऑफ 1864 के अंदर, ठीक है। प्रार्थना समाज आपका आत्माराम पांडुरंगा ने ये शुरू किया था, और इसको इन्होंने शुरू किया था 1867 के अंदर, ठीक है। तो मैंने ये इसलिए बता दिया कि इफ इन केस कभी आपको क्रोनोलॉजी पर इन टर्म्स को देखने को मिले तो आप आसानी से उन्हें लगा सके। तो अब देखिए फर्स्ट आपका है बी ए यहाँ पर है, बी ए यहाँ पर है, एंड डी सी दैट इज ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी हो गया यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर इतने ही क्वेश्चंस को हम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर बहुत जल्दी मिलेंगे।
वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।